we are starting our chapter structure of chromosome, cell cycle and cell division. सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें क्रोमोसोम्स हम लिख लेंगे. क्रोमोसोम्स हिंदी में गुणसूत्रों को कहा जाता है और ये सभी एनिमल्स में एक खास इनहेरिटेड मटेरियल्स होते हैं. सभी एनिमल्स में इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी अलग अलग होते हैं. ह्यूमंस में 46 पेयर्स होते हैं, 23 इसमें पेयर माने गए हैं. 46 नंबर होते हैं इसके. 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ हेट्रोसोम का होता है और इनको लैम्पब्रुश क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है. ये इसके टाइप्स में आता है. स्टूडेंट्स कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो कि सेल का डायग्राम आपने देखा हो तो सेल में न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जिनमें ये फॉन्ड होते हैं. इंटरफेज स्टेज में ये कंडेंस होकर स्पष्ट और क्लियरली दिखाई देते हैं. क्रोमोसोम्स का एक बहुत बड़ा रूप भी है. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई. सबसे पहले इसको डिस्कस कर ले. मैंने आपको भी बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, कैसे होते हैं. डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स में हम लोग बात करेंगे 1882 में, 1882 में ये डिस्कवर्ड किए गए इन द लार्वे ऑफ सैलामेंडर. And German scientist Walter Fleming has discovered these structure in the larva of salamander. I am telling you once again this. He saw thread-like structure, which is the dividing lengthwise. Lengthwise means ये कुछ लेंथ में डिवाइड किए गए थे. इनकी कुछ अपनी अपनी खास लंबाइयां थी. हम लोग इसके बाद आते हैं पॉइंट पर. स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनाऊंगा कि कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, कैसे हम लोग बना सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स बात करें तो ये कुछ इस टाइप का होता है. इसमें यहाँ सेंट्रोमियर होते हैं और ये सेंट्रोमियर इसका एक पॉइंट है, जॉइंटेड पॉइंट सेंट्रोमियर. इसी में यहाँ पर ये इसके क्रोमेटिड्स होते हैं. क्रोमेटिड्स इनको कहा जाता है. इनको हम लोग आर्म भी कहते हैं. आर्म, ये इसकी 2 आर्म है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आर्म है, ये दूसरी इसकी आर्म है. वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर अलग थोड़ी होती है, पिंकिश कलर का ये होता है, लेकिन जनरली हम लोग इसी प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, समझते हैं. इसमें ये 2 आर्म है, ये 2 आर्म है. इनको क्रोमेटिड कहते हैं. क्रोमेटिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रोमेटिन फाइबर से बनते हैं. सेंट्रोमियर इज द पॉइंट व्हेनेवर द 2 आर्म जॉइन टुगेदर. ये सेंट्रोमियर ही सेंट्रियोल्स का भी काम करता है जब ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग थोड़ी बात करें कि इसमें जनरलाइज तौर पर यहाँ पर एक और भी स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसको हम लोग डीएनए के रूप में देखते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स के लास्ट में एक क्रोमेटिड से कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है. डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहलाता है और इसी क्रोमोसोम्स में यहाँ पर जीन्स भी होते हैं. ये जीन्स 2000 से 3000 तक संख्या में हो सकते हैं, जो किसी भी एनिमल्स के इंटरनल और उसके पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. हम लोग इसमें बात करेंगे कि डीएनए किस प्रकार होता है, डीएनए कैसा होता है. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसके एक डीएनए इससे जॉइंट होता है, अटैच्ड होता है. स्टूडेंट्स, डीएनए जो है वो एक हेरिडिटी स्ट्रक्चर है. इसमें यहाँ पर बेसिस पाए जाते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड बेस जो है कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे ये यहाँ पर जी, ये सी, ये टी, ये ए, ये डी, यहाँ पर सी और ये जी. इसी प्रकार ये सब क्रम से जुड़े होते हैं. ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं.
इसमें ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड्स, सेकंड स्ट्रैंड्स, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड बेस। ये बेस कहलाते हैं, बेस माने आधार, ये इससे जुड़े होते हैं, ये इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और बिना इन स्ट्रैंड्स के ये डीएनए न्यूट्रलाइज होता है। वैसे सभी डीएनए में ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए को फिर मैं बता दूं आपको, हम लोग डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें जी और सी यानी ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, थाइमीन एडिनिन से जुड़ा होता है, एडिनिन थाइमीन से कनेक्टेड होता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। ये इसके 4 न्यूक्लियोटाइड बेस के पॉइंट हैं, एक दूसरे से ये ऐसे ही कनेक्टेड रहते हैं। ये हमने डीएनए का एक छोटा सा डायग्राम समझने की कोशिश की। इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड से बना होता है। इसमें इट हैज 2 स्ट्रैंड्स एंड नोन एज द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। हमने एक भी बात इसमें पढ़ी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। डीएनए में एक स्ट्रक्चर और भी है, हम इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन जो है वो पुनरावृत्ति कहलाता है हिंदी में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि कैसे डीएनए को दोबारा से निर्मित किया जाए। डीएनए अपने आप स्वतः ही निर्मित होता है, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है, डीएनए की पुनरावृत्ति कहलाती है। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड्स आता है, ये डीएनए का स्ट्रैंड्स आता है और ये आपस में मिलकर एक और स्ट्रैंड्स का निर्माण करता है। इसको हम लोग यहां पर ये स्ट्रैंड्स और ये स्ट्रैंड्स दोनों ओल्ड स्ट्रैंड्स कहलाते हैं, ओल्ड स्ट्रैंड्स। फिर उसी में बेस तो इसमें भी होते हैं, 4 बेस होते हैं इसके, मैंने आपको बताया था, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो हमने पहले समझा था। एडिनिन, साइटोसिन्स और थाइमीन, ग्वानिन इससे जुड़े रहते हैं इसी क्रम में। इसमें ये ओल्ड स्ट्रैंड्स होते हैं और ये वाला स्ट्रैंड्स और एक ये स्ट्रैंड्स, इसके न्यू स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। दो स्ट्रक्चर से बनी है ये ओल्ड स्ट्रैंड्स, जो आगे बढ़ रहा है और ये रिजॉइनिंग कर रहा है एक नए डीएनए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे, इसमें एक पॉइंट और आया है जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं। जीन्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे। जीन्स क्या है? जीन्स एक ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल है जो कि किसी भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और एनकोडेड करते हैं पर्टिकुलर फीचर्स को। ये यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी भी कहलाते हैं। हेरिडिटी यूनिट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में देखे जाते हैं और आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं। ये पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ स्प्रिंग्स में और यंग वंस में प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफर्ड करते हैं और ये संख्या में करीब 2000 से लेकर 3000 तक भी होते हैं। बहुत से लोग समझते होंगे कि ये 2-3 ही होते होंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम्स में ये 2-3 हजार तक संख्या इनकी होती है। इसीलिए लॉइन प्रोड्यूस अ कव and cub has the features of as loin and tiger has the character is the tiger symptoms। ये एक बहुत ही जेनेटिक का एक बहुत बड़ा कमाल है कि जीन्स जो है पर्टिकुलर कुछ फीचर्स को सेम पीढ़ी में लेके जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। आल्सो इंक्लूड द फिजिकल स्ट्रक्चर as well as the parents produce young ones and young ones has the some physical characteristics as well as their parents। इसमें हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, न्यू सेल्स।
न्यू सेल्स का मतलब है न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। इसका ये मतलब है यहां पर कि न्यू सेल्स बनती रहती हैं। क्यों बनती हैं? सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हम लोग लेंगे ग्रोथ के लिए। सभी एनिमल्स ग्रोथ करते हैं, अपने शेप और साइज को इंक्रीज करते हैं, वो ग्रोथ में आता है। इसलिए प्रत्येक सेल्स को डेवलप होना पड़ता है, न्यू सेल्स बनती रहती हैं और डेड होती रहती हैं। ये क्रम चलता रहता है और ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स बेहद आवश्यक है। सेकंड पॉइंट इसी में है हमारा, अगर हम बात करें तो फॉर रिप्लेसमेंट। फॉर रिप्लेसमेंट का मतलब है कि बॉडी में फंक्शन के लिए, फॉर रिप्लेसमेंट बॉडी के फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स की जरूरत पड़ती है और वो सेल्स डेड होती रहती हैं। वियर एंड टियर आल्सो द सेल्स एंड इट हैज अ प्रोसेस टू रिप्लेसमेंट इन रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन द बॉडी as well as the RBC. As you know that the RBC are forming day by day. After some time, after some days, RBC has died and removed from the body, and they have to new born in the body also. Third point is the repairing. C point is the for repair. Repair means हमारी बॉडी में मरम्मत और टूट फूटी हुई सेल्स को, टिश्यूज को दोबारा रीगेन करने के लिए सेल्स रिपेयर करती हैं। ये रिपेयरिंग आप जानते हैं कि फ्रैक्चर्स के कारण भी हो सकती है, कट्स इन स्किन्स के कारण भी हो सकती है, फ्रैक्चर इन बोन्स भी हो सकता है। डिवीजन ऑफ सेल्स कवर द लॉट ऑफ द गैप्स एंड जॉइन द ब्रोकन एंड्स। टूटे हुए जितने भी बोन्स के पार्ट हैं और जो सेल्स गैप्स दे देती हैं डेड होने के बाद में, ये फॉर रिपेयर के द्वारा हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। डी पॉइंट की बात करें फोर्थ की, तो फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बेहद जरूरी है। उत्पादन, प्रजनन, हिंदी में रिप्रोडक्शन को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन में नए यंग वंस को प्रोड्यूस के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। इसमें बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म can divide the cell similar into the two cells to forming a daughter cell by the process of division of mitosis. Mitosis के द्वारा ही ये reproduction को complete करते हैं in all organisms as well as the human and animal also, and bacteria which are the single cell, unicellular, acellular. Now we are going to our topic cell division. Students, this is the most important topic to understand what are the division and the cell division. Cell division is that there are two types of cell division. First is the mitosis. Second is the meiosis. माइटोसिस समसूत्री विभाजन एंड मीजोसिस अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी में समसूत्री विभाजन में माइटोसिस होती है और ये माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक है। किसी भी प्राणी की वृद्धि और उसका विकास शारीरिक और आंतरिक रूप दोनों से होना चाहिए, जिसके लिए माइटोसिस बेहद आवश्यक है। मीजोसिस में केवल और केवल सेल डिवीजन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एज वेल एज द स्पर्म्स एंड ओवा, यू नो दैट स्पर्म एंड ओवा आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड नोन एज द meiosis products. Now we are going to discuss about the what are the process of mitosis and meiosis. मीजोसिस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मीजोसिस में कुछ प्रकार होते हैं, मीजोसिस और माइटोसिस में। माइटोसिस दो प्रकार से होती है। माइटोसिस सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है ये
साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हैज द 4 पॉइंट। इसमें ये 4 प्रकार से होती है। साइटोकाइनेसिस का अपना ही एक प्रकार है, इसका कोई खास प्रकार नहीं है, ये एक ही प्रकार की प्रोसेस है। साइटो माने डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस मींस द 4 टाइप्स ऑफ द डिवीजन। फर्स्ट 4 टाइप्स मींस द फर्स्ट स्टेज, second stage, third stage and fourth stage. There are the 4 stages of karyokinesis. To occur the complete of division, mitosis, karyokinesis, cytokinesis में बटा हुआ है और ये काइनेसिस 4 प्रकार की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। पहला है प्रोफेज। अगर हम लोग बात करें कैरियोकाइनेसिस की तो सबसे पहले इसमें आएगा प्रोफेज। दूसरा इसमें आएगा यहां पर मेटाफेज। तीसरा इसमें आएगा एनाफेज और लास्ट इसमें आएगा टीलोफेज। देयर आर 4 stages of the karyokinesis. First, second, third and fourth. Prophase, I told you about the structure of chromosome. Prophase is that stage in which the chromosomes are clearly distinct, form 2 chromatids and show spindle fibers. स्पिंडल फाइबर को शो करता है, साफ स्पष्ट स्पिंडल फाइबर्स दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं, आपने डायग्राम में बुक में देखा होगा, यहां पर सेंट्रियोल होते हैं, ये डिवीजन के समय काम करते हैं। सेंट्रियोल्स हमेशा 2 ही होते हैं, एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्लेमाइडोमोनास में होते हैं और किसी में नहीं होते। ये खास बात है। स्पिंडल फाइबर्स ये कहलाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स है। इससे क्या होगा? इससे क्रोमोसोम्स आपस में बैलेंस होंगे, इक्विलेटरल प्लेन पर वो डिवाइड हो जाएंगे। इधर से क्रोमोसोम्स इधर आएंगे, इधर से क्रोमोसोम्स इधर जाएंगे। दिस इज द स्पिंडल फाइबर्स स्ट्रक्चर and known as the process of the mitosis. इसी में अगर हम लोग बात करें प्रोफेज पहला, जिसमें क्लियरली क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं और इसी में क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। सेकंड है मेटाफेज, इसमें क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है और इक्विलेटरल प्लेन पर वो डिसबैलेंस होते हैं। इसके बाद एनाफेज है, एनाफेज में सेंट्रोमियर अटैच हो जाता है। ये सेंट्रोमियर थे, ये अटैच हो जाते हैं और इसी के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माने इसको ये संकुचित कर देते हैं, सिकोड़ते हैं, जिससे कि आपस में ट्रांसफर हो पाए। टीलोफेज में क्रोमेटिड्स, हम 4th पॉइंट ले रहे हैं। टीलोफेज में क्रोमेटिड्स डॉटर क्रोमोसोम्स का लेंथन्स यानी लंबाई को बढ़ाता है और इसी में क्रोमेटिन के नेटवर्क्स तैयार होते हैं। नेटवर्क माने जाल नुमा स्ट्रक्चर तैयार होती है, जो कि क्रोमेटिन थ्रेड्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा रीअपियर्स कर देती है, अप्रदर्शित कर देती है। न्यूक्लियस भी, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, उसको भी ये रीअपियर्स कर देती है। हमने 4 पॉइंट के अलग अलग टाइप लिए, ये क्या करते हैं पूरी डिवीजन। साइटोकाइनेसिस की बात करें अगर हम लोग स्टूडेंट्स, तो साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब है कि साइटोप्लाज्म को कैसे विभाजित किया जाए। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटो माने सेल,
प्लाज्मा माने फ्लूइड, द फ्लूइड ऑफ द सेल इज डिवाइडिंग, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। हम लोग स्टूडेंट्स इसको बारीकी से समझेंगे। साइटोप्लाज्म जो है या साइटोकाइनेसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। साइटोकाइनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच द साइटोप्लाज्म डिवाइडिंग एंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज द साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसको देखें क्या है ये। इसमें सेल मेम्ब्रेन मिडिल में एपियर्स होती है, वो फरस को शो करते हैं और डीपन्स वो बहुत लंबे हो जाते हैं, गहरे युक्त हो जाते हैं। फाइनली स्प्लिट्स इन द साइटोप्लाज्म टू न्यू सेल्स, इसमें 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस बाय द साइटोप्लाज्म, तभी तो ये साइटोकाइनेसिस कहलाती है। स्टूडेंट्स अब हमारे ये पॉइंट लगभग मैंने आपको समझा दिया है, बारीकी से आप इसको और भी समझ सकते हैं। अब हम लोग लेंगे सिग्निफिकेंस। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग थ्रू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। महत्व क्या है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस का, हम इसको पढ़ेंगे। पहला इसमें अगर हम पॉइंट ले तो पहला इसका सिग्निफिकेंस है फॉर ग्रोथ। आपको पहले भी मैंने बताया था फॉर ग्रोथ में क्या आएगा, व्हेनेवर द सेल्स ग्रोइंग इनटू द क्लस्टर्स, बंडल के रूप में आ जाएंगी सेल्स, और फिर वो ग्रोथ करेंगी, शेप और साइज को इंक्रीज करेंगी, डेवलप करेंगी, जिससे एक न्यू यंग वंस प्रोड्यूस हो पाए, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो पाए, वो अपनी शेप ले पाए, स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाए। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो फॉर रिपेयर भी आएगा। रिपेयर में हम लोग बात करेंगे डैमेज्ड एंड वियर एंड टियर ऑफ सेल्स, wounded tissue and damaged tissue can be repairing by the mitosis। अगर माइटोसिस होगी ही नहीं तो जो क्षतिग्रस्त टिश्यू है, जो टिश्यू घायल अवस्था में है, जो चोटिल हैं, टूटे हुए टिश्यू हैं, उनकी दोबारा मरम्मत कैसे हो पाएगी। हम प्ले खेलते हैं, हम सडनली एक्सीडेंट में केसेस में आ जाते हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसमें कई टिश्यू भी या डेली फंक्शन में भी हमारे टिश्यू क्षतिग्रस्त होते हैं, डैमेज होते हैं, बाउंड होते हैं, और उन बाउंडेड टिश्यू के लिए रिपेयरिंग बेहद आवश्यक है, जो केवल और केवल माइटोसिस के कारण ही होती है। इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट लेंगे, रिप्लेसमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, और रिप्लेसमेंट का मतलब है नई सेल्स का बनना और पुरानी सेल्स का बाहर निकल जाना, ये हमारा पॉइंट है। ओल्ड एंड डेड सेल कैन बी रिमूव्ड एंड न्यू सेल्स आल्सो फॉर्म्ड इन रिप्लेस ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स। मृत कोशिकाओं से और वृद्ध कोशिकाओं से दोबारा उनका पुनरावृत्ति होना ही रिप्लेसमेंट कहलाएगा, एक्सचेंज हो जाना, दोबारा से नए रूप में आ जाना। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे डी पॉइंट की, और ये हमारा होता है असेक्सुअल प्रोसेस। असेक्सुअल प्रोसेस में अलैंगिक प्रजनन आता है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जैसे अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम, हाइड्रा एंड वॉलवॉक्स, ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स। एक कोशिकीय, ओनली सिंगल सेल्ड क्रीचर्स। These are the microorganisms, सूक्ष्म जीव। They are not seen by the naked eyes. So asexual means अमीबा में, और यहां तक कि ये यीस्ट के अंदर भी रिप्रोडक्शन को फॉलो कराते हैं। माइटोसिस अगर नहीं होगी तो अमीबा और यीस्ट में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा,
क्योंकि ये पेरेंटल केयर को नहीं शो करते, इनमें पेरेंटल सेल नहीं होती, यही पेरेंट है अपने आप ही ग्रो होते हैं। ये तो आप जानते हैं अमीबा तो सिंगल सेल्ड होता है, मात्र 0.5 म्यूमीटर का होता है। 0.5 मीटर, मीटर नहीं बोला मैंने, म्यूमीटर बोला है स्टूडेंट। म्यूमीटर आंखों से नहीं दिखता, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। हमारे ब्लड में भी काफी सेल्स होती हैं और वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मीजोसिस पर। इसमें हम लोग बात करें सबसे पहला, तो पहला पॉइंट आएगा, इससे ये डिफरेंट है, माइटोसिस से इसका सिग्निफिकेंस बहुत डिफरेंट है। क्रोमोसोम्स इज हाफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा, इसका मतलब है क्रोमोसोम्स की संख्या 2n हो जाती है। क्रोमोसोम्स दो भागों में डिवाइड होते हैं जिसमें ये हाफ हो जाते हैं। हाफ कैसे हो जाते हैं? 46 और 46। मान लीजिए ये हमारे मदर की क्रोमोसोम्स हैं, ये फादर क्रोमोसोम्स हैं। इनके कितने पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स? 23 पेयर। इसमें कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? इसमें भी 23 पेयर्स ही बनेंगे। 46 के हाफ कितने हो गए? 23, तो 23 पेयर बन गए। लेकिन एक जब स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इसको शो करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें हाफ हाफ डिवाइड होंगे, और हाफ हाफ कैसे डिवाइड होंगे? मान लीजिए इधर से ये मदर का एक क्रोमोसोम, इधर से ये फादर की क्रोमोसोम। फादर का एक क्रोमोसोम मूव करेगा, इधर आएगा। मदर का एक क्रोमोसोम मूव करेगा, इधर आएगा। दोनों 23 में पेयर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 इधर फादर के और 23 इधर मदर के क्रोमोसोम्स आ गए। इधर 23 मदर के क्रोमोसोम और 23 इधर फादर के क्रोमोसोम्स, दोनों का कॉम्बिनेशन। 46 इधर हो गए, 46 इधर हो गए। देखा जाए तो ये हाफ हाफ है, इसलिए क्रोमोसोम्स इज हाफ, ये कंपोजिशन है इसकी। इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा जो आपको और इसको अच्छी तरीके से समझा देगा। 2 पॉइंट कौन सा है इसका? मिक्सिंग ऑफ, इसकी क्या महत्व है? मीजोसिस का क्या महत्व है? दूसरा वो महत्व है मिक्सिंग ऑफ जीन्स। भाई जब 23 मदर के क्रोमोसोम्स उधर चले गए और 23 फादर के क्रोमोसोम्स इधर आ गए, तो फादर के कैरेक्टर इधर आए हैं और मदर के कैरेक्टर उधर गए। इसका मतलब जीन्स भी तो गए, क्रोमोसोम्स जब आए हैं तो क्रोमोसोम्स के साथ में, मैंने पहले ही बोला क्रोमोसोम में जीन्स भी होते हैं, जीन्स का भी आदान प्रदान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया, मिक्सअप हो गया, और इस मिक्सिंग से मिक्सिंग ऑफ जीन्स का निर्माण हुआ। इस सेकंड इसका अर्थ है। फिर क्या हुए? क्यों हुए? इसलिए कि भैया कैरेक्टर कहां से आएंगे? अभी तो लोग कहते हैं कि वाह तू अपने पापा पे गया है, तू अपनी मम्मी पे गई है, तो भैया ये कैरेक्टर इन जीन से आएंगे। ये एनकोडेड करते हैं इसको। एनकोडेड का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स सेम स्ट्रक्चर, इसलिए हमारी शक्ल हमारे माता पिता से बहुत मिलती है। ये एनकोडेड है। एनकोड माने इसमें कोड होते हैं, जीन्स हमेशा क्रोमोसोम्स पे रहते हैं इधर, और ये कोडेड होते हैं, इनमें एनकोड होता है। एनकोड माने एक स्ट्रक्चर जो फिक्स रहती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड पॉइंट लेंगे जो कि हमारा एक खास पॉइंट है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेट मिक्स। यही थर्ड बिल्कुल सेम ही है, उसी से आ जाएगा ये भी। मैटरनल, मैटरनल माने माता के, और पैटर्नल माने पिता के।
पेरेंटल मत बोल देना है इसको, ये पैटर्नल है। पैटर्नल माने पिता के क्रोमोसोम्स और माता के क्रोमोसोम्स आपस में मिक्सअप होंगे। मिक्सअप माने एक मिश्रण तैयार होगा जो एक यंग वंश के अंदर माता और पिता के लक्षणों को विकसित करेगा। सीधी सी बात, इसको होमोलोगस पेयर कहते हैं स्टूडेंट्स। होमोलोगस क्यों कहा गया है? एक सममांगी मिश्रण। होमोलोगस एक जैसे, जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। आपको मालूम है क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स 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 और वाई। ये हो गए होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब एक्स एक्स से जुड़ेगा और एक्स से वाई जुड़ेगा। जब एक्स एक्स से जुड़ता है तो ये एक होमोलोगस स्ट्रक्चर है, एक्स वाई से जुड़ता है तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमो माने एक जैसे। इसको और भी मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा कि क्या बात है, आइए थोड़ा और समझें। अब हमारा स्टूडेंट्स एक इसमें पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है जो इसका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, मैं आपको डायग्राम समझा दूं। मान लीजिए ये माता का क्रोमोसोम है, ये फादर क्रोमोसोम है, यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट दोनों कट हो जाएंगे। मान लीजिए ये कट हो अपने आप, प्रोसेस डिवीजन, और ये कट होंगे तो क्या होगा? ये इधर से माता के क्रोमोसोम से जुड़ेगा, ये फादर का क्रोमोसोम्स का एक पार्ट यहां से कट होके माता के क्रोमोसोम से कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट पिता के क्रोमोसोम से कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इस तरीके से प्रोसेस घटेगी, अपने आप ये प्रोसेस होगी। और ये सब प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब से लेकर यूट्रस और वॉम तक भी होती है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। ये क्रॉसिंग ओवर क्यों? क्योंकि इधर के जीन इधर आए, ये वाला पार्ट इधर जुड़ गया तो ये क्रॉस हो गए। क्रॉस माने दोनों आपस में संकेतिक गुणन कर गए, गुणन जुड़ गए और दोनों के जीन्स आपस में एक्सचेंज हो गए इस तरीके से। इसलिए इसको क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं और इसको कहीं कहीं पर कियास्मा भी कहते हैं। इसका टेक्निकल पॉइंट है स्टूडेंट्स, कियास्मा। कियास्मा क्या है? कियास्मा का मतलब ही है एक क्रोमोसोम का कट होकर दूसरे क्रोमोसोम के भाग से जुड़ जाना, संयोग कर लेना। अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट पॉइंट और लेते हैं। इसी में मैं आपको समझा दूं, हम लोग पेयर की बात कर रहे थे। एक क्रोमोसोम में एक्स और एक्स होते हैं, एक तो ये पेयर होता है, एक एक्स वाई। हमेशा ध्यान रखें मदर के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बस। मदर में एक्स वाई क्रोमोसोम नहीं होते, ये केवल फादर में होते। अब क्या होगा, क्यों होते हैं? इसका कारण है एक्स और एक्स, ये दोनों क्रोमोसोम, और इसको भी अगर हम लोग बात करें, इसको भी ले लीजिए, ये लार्ज होगी। ये लार्ज सेल मानी नहीं है, ये बड़ी दिखती है देखने में, माइक्रोस्कोप से दिखती है, आंखों तो दिखेंगी नहीं, तो माइक्रोस्कोप से ये लार्ज सेल होती है। लेकिन वाई क्रोमोसोम जो होता है ये बहुत माइन्यूट होता है। लेकिन एक बात बता दूं, इसमें काम बहुत बड़े करता है। माइन्यूट होता है लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करता है। अब आइए समझें क्या करता है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि जब माता का एक्स क्रोमोसोम एक्स से कनेक्ट होता है, मान लीजिए माता का एक्स क्रोमोसोम या एक्स, दोनों ही एक्स है या तो, अब माता का एक्स क्रोमोसोम पिता के एक्स से कनेक्ट होता है तो डॉटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर पिता का एक्स क्रोमोसोम, माता का एक्स क्रोमोसोम पिता के वाई क्रोमोसोम से रिएक्टिव हो जाए, संयोग हो जाए,
तो सन का फॉर्मेशन ये है बस, और कोई तो जब पूछते हैं बच्चे कि हाउ कैन द सर्टेन पोजीशन ऑफ द लिंक, लिंक की सबसे सर्टेन पोजीशन क्या है, व्हेन एक्स joined together of male and female and mother and father known as the daughter cell, when X joined to Y known as the son cell। बस इतना। तो Y सेल कनेक्ट होगी सन का फॉर्मेशन, X सेल कनेक्ट होगी डॉटर का कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट। अब हम लोग डायग्राम लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायग्राम। डायग्राम में हम लोग देखें सबसे पहले ये क्रोमोसोम का एक डायग्राम है, मैंने आपको पहले ही बताए थे। ये इसमें क्रोमेटिड्स होते हैं, हमने बात की थी कि 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा ही क्रोमोसोम है। यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है स्टूडेंट। हमने ये बताया था आपको कि क्रोमोसोम में क्रोमेटिन फाइबर्स ये जुड़े हुए हैं। ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, आप देखें तो ये कॉइल्ड है, कुंडलित, और ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर आगे चलकर कॉइल्ड हो रही है। यहां पर न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये न्यूक्लियोसोम्स है, ये वाला, ये न्यूक्लियोसोम्स 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बनता है। इसमें 8 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, और फिर डीएनए ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा डीएनए। मैंने बोला था कि क्रोमोसोम में डीएनए भी होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल है। ये रहा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, ये 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के जुड़ते हैं प्रोटीन के, और एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर दोबारा से ये डीएनए यहां पर दिखा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि डीएनए एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिनोट करता है और ट्रांसफर्ड करता है। ये इसका एक ओरिजिनल डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्कोप से लिया गया है, लाइट हाईली माइक्रोस्कोप से। स्टूडेंट अब हम लोग आगे आएंगे। मैं आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर और दिखाना चाहता हूं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए पहले स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन फाइबर्स थे। ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्लियरली है, धागे नुमा रचना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ पर थोड़े डेंस हो गए। अब आगे देखिए बिल्कुल क्लियरली क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये आर्म क्लियरली है बिल्कुल। इसके बाद ये डीएनए का डायग्राम लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया था कि ये 2 स्ट्रैंड्स इसके हैं, जिसमें ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडिनिन, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन इनसे जुड़े हुए हैं, और इसमें ये बॉन्ड लगे हुए हैं, बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए 3 लाइन है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइन है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये इसकी स्ट्रैंड्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन समझाया था। ये रेप्लिकेशन में ये देखिए ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 1 और ये 2 डबल हेलिक्स हो गई। ये न्यू स्ट्रैंड्स मैंने आपको बोले थे इसमें होते हैं। यहाँ पर 2 ओल्ड स्ट्रैंड से ये आगे बढ़कर एक नए डीएनए इन्होंने बना दिए। ये सी डायग्राम, न्यू डीएनए दिखाई दे रहे हैं। ये आगे चलकर नए डीएनए का निर्माण कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स हम लोग आगे आएंगे, इसी में एक डायग्राम और लेते हैं। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स यहाँ पर ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रायो। ये सेल एक साथ जुड़कर एक क्लस्टर बनाती हैं, बंडल बनाती हैं, जो एम्ब्रायो भ्रूण को तैयार करता है। भ्रूण का मतलब है कि ये एक जाइगोट के बाद में भ्रूणीय स्ट्रक्चर को निर्मित करता है और एक नए प्राणी की उत्पत्ति कर देता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डायग्राम पर। ये डायग्राम सीधा आपको दिखाता है ये डायग्राम आपको दिखाता है सबसे पहला इसमें यहां पर आप देखें एनिमल सेल।
दूसरे में आप ये देख रहे हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ये देखिए सेंट्रियोल, ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे तीसरे डायग्राम में देखें आप, ये तीसरे डायग्राम में ये क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और ये सेंट्रियोल्स इसके दोनों तरफ आ गए हैं। यहां पर दो सेंट्रियोल है, ये दोनों उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। और एस्टर, ये एस्टर का मतलब जिससे ये स्पार्क से दिखाई दे रहे हैं, ये एस्टर कहलाता है। अब आगे चलकर इस स्पिंडल फाइबर ने अट्रैक्शन के कारण क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। देखिए आप बीच में आ गए। लास्ट स्टेज में इसमें देखें आप, सेकंड लास्ट में क्रोमोसोम्स बैलेंस होना शुरू हो गए, इक्वल होना शुरू हो गए। और लास्ट एनाफेज में, लेट एनाफेज में ये दोनों तरफ बढ़ गए स्पिंडल फाइबर की मदद से। ये पूरी इसकी एक प्रोसेस थी, स्टेजेस थी कि कैसे क्रोमोसोम्स आपस में बैलेंस होते हैं, इक्वेटर प्लेन पर ये बैलेंस हो जाते हैं। हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कि डायग्राम और इसमें एनिमल सेल का। एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल इसके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये डॉटर सेल है, ये न्यूक्लियस थे, इनसे ये दो डॉटर सेल में ये बीच में से डिटैच्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे आएंगे इसी में। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में भी दो डॉटर सेल ही इसमें डिटैच्ड हो जाती हैं। आगे चलकर ये देखेंगे आप। अब हम लोग आगे आएंगे स्टूडेंट्स इसी में। ये डायग्राम आप देखिए पूरा। ये डायग्राम में 2n से स्टार्ट हुआ। 2n का मतलब आधे आधे भागों में ये बढ़ जाएगा। आगे चलकर ये डायग्राम आप देख रहे हैं 2n, फिर ये आगे देखिए पूरा डायग्राम 2n यानी हाफ हाफ हो गए। 2n में n और n आ गए, क्योंकि 2n का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब डिवाइड देंगे n से तो क्या आएगा, n और n, तो n बढ़ गई ये दो। आगे चलकर ये देखिए B पॉइंट में उसने ये समझाया है ये डायग्राम में कि ये चार हिस्से में n 2n मतलब आधे आधे क्रोमोसोम्स बांट दिए गए माइटोटिक डिवीजन के अंतर्गत। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक डायग्राम ये लास्ट है जो हमने क्रॉसिंग ओवर से लिया था, आपको मैंने समझाने की भी कोशिश की थी। इसमें ये देखिए आप, ये क्रोमोसोम्स दो दिखाई दे रहे हैं, एक मदर क्रोमोसोम दूसरा फादर क्रोमोसोम। इसको यहाँ पर हमने कियास्मा बोला है। आपस में ये दोनों रिएक्शन करके टूट गए, ब्रेक ऑन आउट हो गए। उसके बाद में आप देखिए ये पिंकिश वाले पर ये रेडिश वाला जुड़ा हुआ है और ये रेडिश वाले पर ये आधा पार्ट पिंकिश का जुड़ गया है। मैंने यही बोला था आपको। इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं या क्रोमेटिड्स एक्सचेंज पार्ट्स। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने ये पूरा आज ये चैप्टर समझ लिया है कि कैसे हम इसको रिप्रोडक्शन को, क्रोमोसोम्स को, सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को समझ सकते हैं। और आप भी थोड़ा सा अभ्यास करिएगा तो ये डायग्राम सारे आपको इजीली समझ में आने लगेंगे स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स अपने अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।